लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 25 और 26 में बेटा मुझसे एक मिस्टेकनली एक बात वहाँ पे कंपैरिजन में मैंने गलत की थी, तो बेटा उसको ज़रा मैं ठीक करवाना चाहता हूँ, उसकी इस्लाह करवाना चाहता हूँ। सही है बेटा, बच्चों ने फिर बता दिया तो वो ज़रा मैं उसकी इस्लाह करवाना चाहता हूँ 25 में और आई थिंक 26 में, वहाँ पे इनमें से एक था। अच्छा क्या था बेटा, वो यूँ है कि हम बात करते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, इसकी कंपैरिजन मैंने की थी वहां पे। सही। और दूसरा है वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा। तो बेटा डायग्रामेटिकली जब मैं बना रहा था तो इसको सही वहां पे किया था, लेकिन कंपैरिजन में फिर शायद मैंने उलट लिख दिया था, तो बेटा वो जरा आप फिर चेंज कर ले। तो अगर आ जाए पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, दे आर प्रेजेंट अराउंड, तो ये हमारे पास मौजूद होंगे कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ आ रही है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होंगे। सही। जबकि वेजा रेक्टा जो है ये कहाँ पे मौजूद होंगे, अराउंड व्हाट, लूप ऑफ हेनले। तो एक तो ये आपको ये सही था। अब नीचे जो पॉइंट था वो मिस्टेकनली मैंने पेरीटिब्यूलर का यहाँ पे और वेजा रेक्टा का यहाँ पे। तो पेरीटिब्यूलर कैपिलरी जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे कहाँ पे, वो मौजूद होंगे रीनल कॉर्टेक्स में, जबकि वेजा रेक्टा ये मौजूद होंगे कहाँ पे, रीनल शाबास मेडोला में। और मैंने ये उलट जो है कंपैरिजन में इसका यहाँ पे और वहां पे। इसी तरह ट्यूब्यूलर सिक्रीशन 26 लेक्चर में भी जब बात कर रहा हूँ तो वहां पे पेरीटिब्यूलर के बारे में मैंने रीनल मेडोला लिखा था, तो बेटा वो आप चेंज कर लो। फिर ये क्या है बेटा, रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद है। बस सिंपल है बेटा, सिर्फ ये थोड़ा उसको क्या करे, चेंज कर ले। डन। अच्छा ओके बेटा, नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे 27th लेक्चर। तो 27 लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूटीआईज। तो बेटा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारे पास आपके बुक में जो गिवन है 3 है। तो बेटा अगर आ जाए इन्फेक्शन ऑफ किडनी तो उसको हम कहेंगे पायलोनेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस कॉल्ड व्हाट, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ व्हाट, किडनी इन्फेक्शन। ये क्या है बेटा, किडनी इन्फेक्शन। क्लियर। और अगर आ जाए बेटा सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस तो वो कौन सा है, तो बेटा उनमें से यूरिनरी ब्लैडर, व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर्स इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस। और अगर आ जाए यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस तो बेटा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस। अच्छा बेटा मोस्टली जो सारा यूरिनरी ट्रैक है, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी, सब में इन्फेक्शन काज हो सकता है, लेकिन जो लीस्ट कॉमन इन्फेक्टेड होता है वो कौन है बेटा, तो यूरिनरी ट्रैक में जिसमें से इन्फेक्शन बहुत, उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो वो कौन सा है, तो बेटा याद रखना वो है हमारे पास यूरेटर। कौन, तो यूरेटर जो है ये क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। अब यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस जहाँ पे क्यों कम है, तो बेटा इसमें यहाँ पे फ्लो होता है, यहाँ पे फ्लो होता है यूरिन को ऊपर से नीचे, तो ये फ्लो के जरिए यहाँ पे बैक्टीरिया रह नहीं पाता, वो अपने साथ आगे उसको क्या कर देता है, भेज देता है। सो दैट्स व्हाई यूरेटर इज लीस्ट कॉमनली least affected by bacteria or some other organism। तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो क्या है, वेरी लेस है। समझ आ रही है? तो क्यों, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे फ्लो होता है यूरिन के ऊपर से नीचे, तो वो उसको बैक्टीरिया को यहाँ पे रहने नहीं देता। सो दैट्स व्हाई यूरेटर्स में जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो क्या है, एज कंपेयर टू ऑल अदर वो कम है। क्लियर। अच्छा बेटा तो दीज आर द डिफरेंट इन्फेक्शन ऑफ व्हाट, यूरिनरी ट्रैक। फिर उसके काजेस क्या है, तो बेटा दीज आर काजेस, इसके क्या है, तो डिफरेंट काजेस है, बैक्टीरिया भी है और सम फंजाई आल्सो कॉल्ड यूटीआईज। तो बैक्टीरिया जो के क्या काज करते हैं, यूटीआईज काज करते हैं, उसमें से है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इसी तरह है
एंटीरोबैक्टीरिया, सही है, एंटीरोबैक्टीरिया वो भी हमारे पास क्या काज करता है, यूटीआईज काज कर सके। इसी तरह क्लेप्सेला, क्लेप्सेला ये भी जो है हमारे पास क्या काज कर सकता है, यूटीआई काज कर सकता है। इसी तरह जो है स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस, सेप्रोफेटिकस, तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया जो है एक्सेट्रा ये क्या काज कर सकते हैं, यूटीआईज। और एक फंजाई भी है जो कि क्या काज करता है, यूटीआई, और वो क्या है, कैंडिडा एल्बिकन, कैंडिडा एल्बिकन। तो it is a fungi and it also cause what, UTI. So these are different bacteria which cause UTIs, while the Candida albicans is a what, a fungi which cause a what, UTI. So this is all about the infection in a urinary tract. Next बेटा हम बात करेंगे किडनी स्टोन के ऊपर। तो किडनी स्टोन, ओके बेटा, किडनी स्टोन फॉर्म कैसे होता है, तो बेटा जब भी हार्ड स्टोनी मटेरियल लाइक मिनरल्स दे एक्यूमुलेट इनसाइड द किडनी दे फॉर्म व्हाट, किडनी स्टोन। व्हेन हार्ड स्टोनी मटेरियल लाइक मिनरल accumulate, start accumulation inside the kidney they form what, किडनी स्टोन, तो वो किडनी स्टोन। अच्छा बेटा किडनी स्टोन में फिर याद रखना है आपने कि जब तक ये किडनी में होगा, जब तक ये किडनी में होगा तो किडनी में क्या, ये जो है पेन क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन जब किडनी से आके यहाँ पे कहीं पे, सही है, और ये क्या करे, ये जो फ्लो होगा यूरिन का उसको ब्लॉक करे, तो फिर उसके बाद ये जो है पेन स्टार्ट कर लेता है। तो बेटा जो किडनी स्टोन के साइन एंड सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स, तो इनमें दो आपने याद रखने हैं। एक है हमारे पास पेन, पेन स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा ब्लड एंड यूरिन, ब्लड एंड यूरिन बाज़ोकात वो भी आ जाता है, और ब्लड में फिर कौन सा जो यूरिन का कलर होता है वो रेडिश या पिंकिश सा हो जाता है। क्लियर हो गया? ओके बेटा, थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम के बाद जो है नेक्स्ट, फिर अगर किडनी स्टोन को देखा जाए तो किडनी स्टोन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, सही। टाइप्स में एक है कैल्शियम स्टोन, सही, और दूसरा है हमारे पास स्ट्रोवाइड स्टोन, और तीसरा है बेटा हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन, और चौथा है कौन सा, अमाइनो एसिड जो है सिस्टेन स्टोन। सिस्टेन हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड है। तो ये जो टाइप्स है, एक कैल्शियम स्टोन है, दूसरा है स्ट्रोवाइड स्टोन, या स्ट्रोवाइड स्टोन को हम इन्फेक्शियस स्टोन भी कहते हैं, इन्फेक्शियस स्टोन, और यूरिक एसिड स्टोन और अमाइनो एसिड जो है सिस्टेन स्टोन, ये असल में अमाइनो एसिड के। अच्छा बेटा, फिर इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट स्टोन इन द किडनी। तो कैल्शियम जो स्टोन होता है इट इज मोस्ट एबंडेंट होता है। अब कैल्शियम हमारे पास कितने परसेंट होता है, तो 70% जो स्टोन्स होते हैं वो किससे, वो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। और कैल्शियम स्टोन में भी फिर दो किस्म के होते हैं, एक है कैल्शियम फास्फेट और दूसरा है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। क्लियर? अच्छा, दूसरा है बेटा स्ट्रोवाइड स्टोन। तो स्ट्रोवाइड स्टोन फिर कैल्शियम स्टोन के बाद दूसरे नंबर, और ये तकरीबन 50 to 20% होता है। क्लियर? और यूरिक एसिड स्टोन जो है ये 5 to 10%, और इसी तरह सिस्टीन स्टोन 1 to 3% होता है। क्लियर? तो इसके परसेंटेज आपको याद हो कि कैल्शियम स्टोन मोस्ट एबंडेंट है, और मोस्ट एबंडेंट में कितना, 70%। स्ट्रोवाइड स्टोन जो है 15 to 20, यूरिक एसिड इसी तरह 5 to 10, और सिस्टीन जो है 1 to 3%। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, नाउ व्हाट आर द काजेज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के डिफरेंट काजेज, काजेज ऑफ किडनी स्टोन। अच्छा बेटा, किडनी स्टोन के डिफरेंट काजेज, तो बेटा उनमें से सबसे पहला जो काज है वो है हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। तो बेटा हाइपर मीन एबो नॉर्मल, और कैली मीन कैल्शियम, और मिया जब एम आगे आ जाए इट्स मीन ब्लड। तो मीन्स कैल्शियम लेवल, हाई कैल्शियम लेवल, हाई से मुराद एबो नॉर्मल,
high calcium level in the blood. It is one of the cause of what? Kidney stone. अच्छा, हाइपर कैल्शियम लेवल जो है ये कब होता है? तो बेटा हाई कैल्शियम लेवल जो होता है, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, दिस इज वन ऑफ द काज ऑफ व्हाट? किडनी स्टोन. अच्छा बेटा, फिर ये हाई कैल्शियम लेवल जो है ये किसकी वजह से हो सकता है? तो बेटा तमाम वो खुराक जिसमें कैल्शियम होता है उनको ज्यादा खाने की वजह से क्या होगा? हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड आएगा. अच्छा, इसके अलावा जो है हाई कैल्शियम लेवल किसकी वजह से आ सकता है? तो बाज डिसऑर्डर भी है, उसकी वजह से भी कैल्शियम लेवल जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है. और वो कौन से डिसऑर्डर है? तो बेटा एक है हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म सही है. और दूसरा है हाइपर पैराथार्मोन, पैराथायराइडिज्म. पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइडिज्म. अच्छा बेटा, तो याद रखना ये दो कंडीशन भी जो है कैल्शियम लेवल को क्या कर देते हैं? ब्लड में ज्यादा कर देते हैं. मींस के ये दो कंडीशन भी आपके पास किडनी स्टोन फॉर्मेशन में मदद देते हैं. अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म क्यों बेटा? तो बेटा थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन. क्या कहते हैं? कैल्सिटोनिन. और इसी तरह यहां पे पैराथायराइड ग्लैंड से भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं पैराथार्मोन. क्या बेटा? पैराथार्मोन. अब इन दोनों का किस्सा आपने याद रखना है. एक है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन सही, और दूसरा है पैराथार्मोन. तो बेटा इन दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है? बोथ आर एंटागोनिस्टिक. ये क्या है? एंटागोनिस्टिक फंक्शन. मतलब आग और पानी है, सही है, जमीन और आसमान. एक कम करता है, एक ज्यादा करता है. इसी तरह तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? डिक्रीज कैल्शियम लेवल, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, इन द ब्लड. अच्छा, और ये क्या काज करता है? पैराथार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. अच्छा बेटा, अब यहां पे देखो तो मैंने लिखा है हाइपोथायराइडिज्म. मतलब जब कैल्सिटोनिन आपके पास नहीं होगा, ये कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है? डिक्रीज करता है. डिक्रीज कैल्शियम जब भी ज्यादा हो जाए तो ये डिक्रीज. अब जब कैल्सिटोनिन नहीं होगा तो क्या होगा? इसका फंक्शन क्या है? डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये इसका फंक्शन है. अब जब कैल्सिटोनिन नहीं होगा तो ये डिक्रीज नहीं होगा, ये क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. तो जब कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं. तो इसकी वजह से कैल्सिटोनिन की कमी की वजह से, हाइपो मैंने लिखा है, कैल्सिटोनिन की कमी की वजह से हाइपरकैल्सीमिया आता है. क्लियर? तो इसीलिए इट इज आल्सो वन ऑफ द काज ऑफ किडनी स्टोन. अच्छा, पैराथार्मोन जो है इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है? ज्यादा करता है. तो यहां पे मैंने क्या है? हाइपर. तो अब अगर ये ज्यादा होगा तो और कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाएगा. तो जब और कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा? किडनी स्टोन आएगा. सो दैट्स व्हाई हाइपर पैराथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म बोथ आर द काजेज ऑफ व्हाट? किडनी स्टोन. समझ आ गया बेटा? तो बोथ दीज हैव व्हाट? एंटागोनिस्टिक रोल. एक कैल्शियम लेवल को कम करता है, दूसरा कैल्शियम लेवल को क्या करता है? वो ज्यादा करता है. तो पैराथार्मोन की ज्यादती की वजह से और कैल्सिटोनिन की कमी की वजह से क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया काज होगा. और हाइपरकैल्सीमिया में पैरा क्या मैंने बताया कि इट लीड्स टू किडनी स्टोन. क्लियर हो गया बेटा? अच्छा बेटा, दूसरा अगर आ जाए हाइपरकैल्सीयूरिया, तो कैल्सीयूरिया अगर आ जाए तो फिर हाई कैल्शियम लेवल इन यूरिन होगा. तो वो भी अक्सर इसमें हो जाता है. अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो काज है हमारे पास वो है हाइपरऑक्सलूरिया. दूसरा जो काज है हाइपरऑक्सलूरिया. अच्छा, जब इंक्रीज ऑक्सलेट लेवल, व्हाट?
इंक्रीज ऑक्सलेट लेवल। किस में? तो बेटा लेवल इन यूरिया जब आ जाए इट्स मीन यूरिन, इन यूरिन। तो बेटा ये कब होगा? तो ये बाय ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल। सही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को खाने की वजह से या टोमेटो को खाने की वजह से आपके पास क्या आएगा? बाय ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसको क्या खाने की वजह, उसमें आपके पास ऑक्सलेट मौजूद होगा, और टोमेटोज। तो बेटा इनको खाने की वजह से, अक्सर ज्यादा खाने की वजह से क्या होगा? हाइपर ऑक्सलूरिया हो जाता है, और हाइपर ऑक्सलूरिया में फिर क्या होता है? किडनी स्टोन फॉर्मेशन होती है। क्लियर? अच्छा, दूसरा जो काज है नेक्स्ट, वो है हमारे पास थर्ड वन, हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया। अच्छा, हाइपर यूरिसीमिया मीन हाई यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। हाई यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। अच्छा, हाई यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड जब होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। और हाइपर यूरिसीमिया जो है ये किसकी वजह से आता है? तो बेटा इसके लिए भी दो रीजन है। एक है बाय ईटिंग व्हाट? मीट। तो बेटा ज्यादा गोश्त खाने की वजह से भी क्या होगा? आप में हाइपर यूरिसीमिया आएगा, और हाइपर यूरिसीमिया लीड्स टू किडनी स्टोन। और दूसरा जो है बेटा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है गोट। तो गोटी जो आर्थराइटिस होता है, GOUT। अच्छा, गोट जो एक डिसऑर्डर है, ये क्या है? डिसऑर्डर है। और इस गोट डिसऑर्डर में क्या होता है? गोटी आर्थराइटिस, ये असल में है गोटी आर्थराइटिस। सही है। तो इनमें क्या होता है? ये भी किसकी वजह से? यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन जॉइंट्स में। जब आपके पास यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन जॉइंट्स वगैरह में हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है, तो उनकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में आता है उसको हम क्या कहते हैं? गोटी आर्थराइटिस। तो इस गोटी आर्थराइटिस ये हमारे पास क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें भी यूरिक एसिड लेवल हाई होता है ब्लड में। तो इन दोनों रीजंस की वजह से यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है, और जब भी यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। और हाइपर यूरिसीमिया जो है वो काज करता है किसको? किडनी स्टोन को। क्लियर बेटा? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास kidney stone. This is all about what? Kidney stone. Now what are the treatment of kidney stone? सही है। तो let's suppose which of the following is are the treatment of किडनी स्टोन? इनमें से कौन सा जो है हमारे पास किडनी स्टोन के लिए ट्रीटमेंट है? तो लेट सपोज ए में लिख दूं हीमोडायलिसिस, बी में लिख दूं लिथोट्रिप्सी, और सी में लिख दूं बोथ, डी नन। तो बेटा याद रखना, लिथोट्रिप्सी इज द व्हाट? ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन, while hemodialysis it is treatment for kidney failure। ये किडनी फेलियर के लिए ट्रीटमेंट है, उसके लिए हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट? लिथोट्रिप्सी, which is one of the treatment of what? It is one of the treatment of a kidney stone। तो अगर आ जाए ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, तो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन जो है इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द स्टोन। तो बेटा इट डिपेंड अपॉन व्हाट? इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द स्टोन। अच्छा बेटा, अब लेट सपोज स्टोन है हमारे पास और उसका साइज है 0.5 सेंटीमीटर। सही है। तो बेटा इसके लिए नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली जो है रिमूव हो जाता है यूरिन में। क्लियर हो गया। और अगर 1 सेंटीमीटर और लार्ज हो, 1 सेंटीमीटर या इससे लार्ज हो,
तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम लिथोट्रिप्सी करते हैं, लिथोट्रिप्सी या सर्जरी भी करते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बड़ा हो तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, सर्जरी भी करते हैं। तो बेटा चलो आगे जाते हैं। तो लेट सपोज एक और बात कर दूं मैं, लेट सपोज हमारे पास स्टोन है, सही है, तो स्टोन अगर स्मॉल है, सही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो स्मॉल स्टोन है उसके लिए हम जो लिथोट्रिप्सी करते हैं वो कौन सा है, ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लेंथ लिथोट्रिप्सी, सही है। जो स्मॉल स्टोन होते हैं उसके लिए हम जो लिथोट्रिप्सी करते हैं वो कौन सा होता है, ESWL। और दूसरा जो लार्ज स्टोन्स होते हैं, सही है, जिसको हम ESW के साथ के जरिए नहीं तोड़ सकते, तो फिर उसके लिए जो है PCNL यूज करते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी फिर उसके लिए यूज करते हैं। और अगर वेरी लार्ज है लाइक अ स्टेज हॉर्न स्टोन है, सही है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर वो इससे भी नहीं, फिर उसके लिए क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। क्लियर हो गया। तो बेटा मैंने आपको बता दिया, अगर स्टोन हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर हो तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सही है, ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है रिमूव हो जाता है यूरिन में। फिर अगर स्मॉल है, स्मॉल से मुराद 1 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा ज्यादा, तो इसके लिए हम ESWL जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है वो यूज करते हैं। फिर अगर वो स्टोन जो कि इससे हम न तोड़ पाए तो फिर उसके लिए जो है, और थोड़ा लार्ज है तो उसके लिए हम PCNL जो है लिथोट्रिप्सी ये प्रोसीजर यूज करते हैं, दिस इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। और अगर इससे भी काबू न पाए, हम स्टोन को तोड़ न पाए, तो फिर उसके लिए या स्टेज हॉर्न स्टोन है तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। डन। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर। ओके बेटा, किडनी फेलियर याद रखना, किडनी फेलियर क्या है, व्हेन द ड्यू टू सम एबनॉर्मल कंडीशन द किडनी स्टॉप वर्किंग, इट इज कॉल्ड व्हाट, किडनी फेलियर। ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन when the kidney stop working, this is called what, kidney failure। फिर किडनी फेलियर में भी हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, और दूसरा है क्रोनिक किडनी फेलियर, क्रोनिक। तो बेटा इन दोनों का कंपैरिजन, तो एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो क्या है, एक्यूट ग्रेजुअल लॉस ऑफ द सडन लॉस, सॉरी, सडन लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एक्यूट किडनी फेलियर। यहां पे क्या होता है, सडन लॉस होता है, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन। क्लियर। और यहां पे क्रोनिक में क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, आराम आराम से धीरे धीरे, ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। क्लियर। तो अगर सडन लॉस हो, सडनली जो है किडनी फंक्शन लॉस कर जाए तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्यूट किडनी फेलियर। और अगर ग्रेजुअली जो है वो किडनी फंक्शन जो है धीरे धीरे से स्टॉप हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक किडनी फेलियर। अच्छा बेटा फिर दोनों में याद रखना है आपने कि जो एक्यूट किडनी फेलियर है दिस मे बी रिवर्सेबल, मे बी रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल भी हो सकता है। और यहां पे आ जाए तो बेटा इट में प्रोग्रेस, इट में प्रोग्रेस टू व्हाट, एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर, जिसमें बस किडनी जो है फिर उसका इलाज एक ही होता है, डायलिसिस, और कुछ फर्क इलाज नहीं होता, सही है।
तो एंड स्टेज जो रीनल डिजीज या डिसऑर्डर होता है, इट में लीड टू द व्हाट क्रोनिक जो किडनी फेलियर होता है, इट में लीड टू ESRD एंड यूरीमिया। यूरीमिया मीन कि फिर यूरिन में जो है ब्लड आएगा, ब्लड इन यूरिन स्टार्ट हो जाता है, ये आखिरी स्टेज में। तो यहाँ पे जो है क्रोनिक किडनी फेलियर में आपके पास ग्रेजुअल लॉस होता है, और ग्रेजुअल लॉस में ऐसा एक वक्त आता है कि किडनी बिल्कुल फंक्शन छोड़ देता है, और फिर उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ESRD कहते हैं, सही है। और या फिर उसमें क्या हो जाता है कि यूरिन में जो है ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, यूरीमिया। फिर उसका कुछ और इलाज नहीं है सिवाय डायलिसिस के। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर, इस पर एमसीक्यूज आ जाते हैं कि लेट सपोज एमसीक्यूज आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज ऑफ द एक्यूट किडनी फेलियर। लेट सपोज मैं एमसीक्यूज लिख दूं थोड़ा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग are the cause of what कि चलो एक्यूट किडनी फेलियर। तो ए में लिख दूं लेट सपोज एक्यूट किडनी फेलियर का पेन किलर, बी में लिख दूं एंटीबायोटिक्स, सी में लिख दूं बोथ, और डी में लिख दूं नन। तो बेटा एक्यूट किडनी फेलियर का जो काज है वो क्या है बेटा, एंटीबायोटिक है। कौन सा है? एंटीबायोटिक है। डन। और तो एक्यूट किडनी फेलियर का जो काज है एंटीबायोटिक, वाइल पेन किलर इज द काज ऑफ क्रोनिक किडनी फेलियर। क्रोनिक किडनी फेलियर का काज है। समझ आ गए? तो यहाँ पे मैं आप चंद काजेस आपको बता दूं। तो जब भी आ जाए एक्यूट किडनी फेलियर, इसके काजेस क्या है? तो काजेस आपने याद रखने हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया एंटीबायोटिक्स, दे काज व्हाट, एक्यूट किडनी फेलियर। तो इसीलिए हम खुद से डॉक्टर बन जाते हैं और हाई डोज जो है वो ले लेते हैं, तो इट में आल्सो काज व्हाट, एक्यूट किडनी फेलियर। अच्छा, दूसरा जो है इसमें क्या है, ब्लड क्लॉट। बाजों का ब्लड क्लॉट जो क्या कर देता है, किडनी के लिए जो ब्लड सप्लाई होता है उसको ब्लॉक कर देता है, तो इससे भी एक्यूट किडनी फेलियर आ सकता है। अच्छा, दूसरा जो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी जो है एक्यूट किडनी फेलियर का एक काज है। इसी तरह जो है टॉक्सिन, हैवी मेटल्स एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द डिफरेंट काजेज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। नाउ क्रोनिक किडनी फेलियर के जो काजेज है, तो उसमें याद रखना बेटा, एक तो मैंने आपको बता दिया पेन किलर, सही है, जितने भी ड्रग्स है, जो कि ऐसे भी पेशेंट्स है जो कि क्या करते हैं, पेन किलर को कंटिन्यूसली यूज करते हैं, तो इट में लीड टू व्हाट, किडनी फेलियर। दूसरा बेटा इसमें काजेज जो है बाज डिसऑर्डर है, और उन डिसऑर्डर में जो है डायबिटीज जो है, इट में आल्सो लीड टू किडनी फेलियर। विच किडनी? और सेकंड वन डिप्रेशन एक्सेट्रा। सो दीज आर द डिफरेंट काजेज ऑफ व्हाट, क्रोनिक किडनी फेलियर। यहाँ पे कौन सा है, क्रोनिक किडनी फेलियर। डन। बस एक आप याद करो, दूसरा जो है आपके लिए आसान हो जाएगा कि विच वन इज द काज ऑफ द किडनी फेलियर, एक्यूट या क्रोनिक। तो अगर एक आपको याद हो, दूसरा आप खुद ब खुद उससे प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट किडनी फेलियर के बाद अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर? तो किडनी फेलियर के जो लिए जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, डायलिसिस है। डायलिसिस, सही। तो इसके लिए डायलिसिस करते हैं, और डायलिसिस में हम ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ब्लड से क्या डिफरेंट टॉक्सिन वगैरह जब ब्लड से हम फिल्टर करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डायलिसिस। फिर डायलिसिस भी हमारे पास दो किस्म का है। एक को कहते हैं बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस,
और दूसरे को कहते हैं हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। अच्छा बेटा, दोनों में फर्क क्या है तो आपको बता दूं बेटा, पेरिटोनियल डायलिसिस ये जो है आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द बॉडी, क्लियर। और हीमोडायलिसिस जो है ये आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, क्लियर। अच्छा, ये आप घर पे भी कर सकते हो, काम के दौरान में भी, और ये जो है इसके लिए आपने डायलिसिस जो सेंटर जो है वहां पे जाना होगा। अच्छा बेटा, अब उसका प्रोसेस क्या है तो बेटा कुछ यूं होता है इनसाइड द बॉडी कि यहाँ पे है हमारे पास, लेट सपोज ये है ह्यूमन बॉडी, सही। तो ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे है वर्टेब्रल कॉलम, क्या है बेटा, वर्टेब्रल कॉलम, डन, सही, चलो। अच्छा बेटा, तो ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे एब्डामिन के इर्द गिर्द हमारे पास पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होता है, और एब्डामिन में यहाँ पे केविटी होता है, और उस केविटी को हम कहते हैं पेरिटोनियल केविटी। तो लेट सपोज ये है हमारे पास पेरिटोनियल केविटी, क्या है, पेरिटोनियल केविटी। अब इस पेरिटोनियल केविटी में क्या करते हैं, हम एक लिक्विड इंसर्ट कर देते हैं, और वो लिक्विड क्या होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं डायलिसेट, क्या कहते हैं, डायलिसेट। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे है हमारे पास इसमें एक लिक्विड, सही, और इस लिक्विड को जो है यहाँ पे इंसर्ट करते हैं थ्रू अ कैथेटर, एक कैथेटर के जरिए जो है एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं यहाँ पे इनसाइड अ पेरिटोनियल केविटी। ये कौन सी केविटी है बेटा, दिस इज व्हाट, पेरिटोनियल केविटी, क्लियर। और पेरिटोनियल केविटी के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो बेटा अब यहाँ पे जो है क्या था, यहाँ पे इसमें हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे लिक्विड था, सही, और इस लिक्विड को एक कैथेटर के जरिए जो है वो इंसर्ट किया किसके अंदर, पेरिटोनियल केविटी के अंदर। यहाँ पे ये पेरिटोनियल केविटी के अंदर ये लिक्विड मौजूद है, क्लियर हो गया। अब ये जो पेरिटोनियम है, दिस इज सप्लाई बाय ब्लड, यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई है, क्या है, रिच ब्लड सप्लाई है इसको, पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड है, सही है, और ब्लड है, इनके दरमियान क्या हो जाएगा, ब्लड से जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह होंगे वो एंटर हो जाएंगे किसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर ये सारे जो है ब्लड से टॉक्सिन वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसी लिक्विड को जो है क्या किया जाएगा, एक दूसरे कैथेटर के जरिए निकाल दिया जाएगा, सही है, एक दूसरे कैथेटर के जरिए। अब यहाँ पे जो लिक्विड आ गया इसमें हमारे पास ब्लड से ये क्या लेकर आया है, वेरियस टॉक्सिन्स वगैरह भी यहाँ पे लेकर आया। अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे दो स्टेजेस है, इस पेरिटोनियल डायलिसिस के दो स्टेजेस है, और वो स्टेजेस कौन कौन से हैं, एक है बेटा ड्वेल, सही, और सही, तो ड्वेल में क्या होता है, और एक है हमारे पास एक्सचेंज। तो बेटा ड्वेल वो स्टेज है जिसमें ये पेरिटोनियल जो फ्लूइड होता है डायलिसेट, इट रिमेन इनसाइड द पेरिटोनियल केविटी, और एक्सचेंज वो स्टेज है जिसमें से हम क्या कर देते हैं, पेरिटोनियल जो लिक्विड होता है उसको इंसर्ट करते हैं और फिर निकाल लेते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, फिर आते हैं हीमोडायलिसिस की तरफ, किसकी तरफ, हीमोडायलिसिस की तरफ। तो हीमोडायलिसिस में अब यहाँ पे क्या है, तो बेटा हीमोडायलिसिस में मैंने कहा कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है आउटसाइड द बॉडी होता है। ओके बेटा, अगर आउटसाइड द बॉडी होता है कैसे, तो बेटा लेट सपोज दिस इज व्हाट, ह्यूमन आर्म। चलो ये जरा हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, let's suppose this is what, human arm। ओके अब यहां पे ह्यूमन आर्म में हमारे पास
दिस इज वेन एंड हेयर इज अ आर्टरी। क्लियर? एक आर्टरी है और एक क्या है? वेन है। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? कनेक्ट। और दिस कनेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? फिस्टुला। इसको हम क्या कहते हैं? फिस्टुला कहते हैं। सही। अब क्या हो गया, यहां से जो है ट्यूब ले लेते हैं। सही, एक ट्यूब, और उसमें क्या किया, यहां से ब्लड आ रहा है इस ट्यूब में, और यहां पे जब ब्लड आ रहा है इसमें, सही, तो इसको पास करते हैं एक मशीन के जरिए। सही। और उस मशीन को हम क्या कहते हैं? डायलेजर कहते हैं, जिसमें फ्लूइड होता है डायलिसेट, और वहां पे फिर वो क्या कर देता है, ब्लड से जो जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो ब्लड से चले जाते हैं किस में? लिक्विड के अंदर, जो कि डायलिसेट है। तो यहाँ पे आ गया ब्लड। सही। और ब्लड यहाँ पे आकर एक मशीन से गुजरता है। यहाँ पे है मशीन हमारे पास। क्लियर? दिस इज अ मशीन। और इस मशीन में हमारे पास क्या? एक मेम्ब्रेन होता है, ब्लड और किसके दरमियान? टॉक्सिन, जो डायलिसेट फ्लूइड होता है उसके दरमियान में एक मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये मेम्ब्रेन अलाउ करता है टॉक्सिन मटेरियल को कि वो एंटर हो जाए, कहाँ से? ब्लड से डायलिसेट फ्लूइड में। लेकिन जो प्रिवेंट करता है द मटेरियल टू फ्लो फ्रॉम द वाटर डायलिसेट इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड से जो है जितना भी टॉक्सिन होता है वो इस फ्लूइड में शामिल हो जाता है, और इस फ्लूइड के लिए फिर अलग यहाँ पे क्या होता है? एक कलेक्टर होता है, उस फ्लूइड, उस गन वगैरह को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। दूसरा फिर क्या होता है, अब यहाँ पे जो है दूसरा एक कनेक्शन होता है और उसको लाते इसी फिस्टुला में यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ ब्लड जो है वापस आ जाता है। तो बेटा यहाँ पे ब्लड जा रहा है। क्लियर? ब्लड जो है यहाँ पे एंटर हो गया। जब एंटर हो गया, लेकिन ब्लड में हमारे पास क्या है? टॉक्सिन्स भी मौजूद है। क्या मौजूद है? टॉक्सिन्स भी मौजूद है। क्लियर? एक कैथेटर के जरिए ब्लड एंटर हो गया यहाँ पे इस मशीन में। जब मशीन में एंटर हो गया, सही है, ब्लड विद टॉक्सिन। सही, ब्लड विद टॉक्सिन वगैरह। सही। तो अब क्या हो गया, ब्लड फिल्टर होकर साफ ब्लड यहाँ पे आ गया, और टॉक्सिन हमारे पास यहाँ पे इसको हम कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दोबारा साफ ब्लड यहाँ पे आ जाता है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे जो था ये आउटसाइड द बॉडी था, और यहाँ पे जो था ये इनसाइड द बॉडी था। अब अक्सर जो है बाज डॉक्टर प्रेफर करते हैं इसको, बाज डॉक्टर प्रेफर करते हैं इसको। अच्छा, जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं इसको, तो वो क्यों इसको प्रेफर करते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसको हम जो है किसी खास सेंटर में नहीं जाएंगे बेटा, हम काम भी कर सकते हैं इसके दौरान, बस बॉडी के अंदर फ्लूइड मौजूद है उसके, ये मोबाइल फेज होता है, इसमें आप जो है काम भी कर सकते हो, और आपका क्या होता है, घर बैठे जो है ये सब कुछ फिल्ट्रेशन हो जाता है। अच्छा, अब जो हीमोडायलिसिस को प्रेफर करते हैं तो वो क्यों, तो वो इसलिए केस में जो है ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है वो यकीनी होती है, तमाम का तमाम ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ये यकीनी नहीं होता, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है ये पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। सो दैट्स व्हाई बाज डॉक्टर इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये परमेबिलिटी जो मेम्ब्रेन की है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो सम टाइम यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फिल्ट्रेशन पता नहीं ज्यादा होगा कम होगा, इसमें ये चांसेस है, लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन यकीनी है। अब यहाँ पे इसके ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस ये है कि चूंकि यहाँ पे ब्लड बाहर निकाल दिया जाता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसी मशीन के जरिए आपका भी जो है डायलिसिस करते हैं, दूसरे का भी करते हैं, तो यहाँ पे शायद इन्फेक्शन जो है वो काज हो जाए, क्योंकि ब्लड बाहर आ जाता है और शायद बैक्टीरिया वगैरह, और वैसे भी किडनी फेलियर तो है, उसके साथ साथ इन्फेक्शन डिफरेंट इन्फेक्शन का जो है बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक और डिसएडवांटेजेस ऑफ हीमोडायलिसिस। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा आगे जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट व्हाट ट्रीटमेंट एंड डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। नाउ बेटा स्टार्ट करेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन वो सब जो था एक्सक्रीशन के बारे में था। नाउ लास्ट टॉपिक जो है इसका क्या है, थर्मो रेगुलेशन।
थर्मोरेगुलेशन क्या होता है बेटा? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? थर्मोरेगुलेशन। फिर थर्मोरेगुलेशन में आपको बता रूं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन हमारे पास दो किस्म के एनिमल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं होम्योथर्मिक, सही, और एक को हम कहते हैं पोइकेलोथर्मिक, पोइकेलोथर्मिक। तो बस आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन। दोज एनिमल which are able to maintain its internal body temperature are called homeothermic. So they are able to maintain सही their internal body temperature, internal body's temperature. और poikilothermic not able, सही, not able to maintain their internal body temperature। अच्छा, फिर एग्जाम्पल इसके, तो बेटा एग्जाम्पल इसके याद रखने हमने। होम्योथर्मिक में बस हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स। क्लियर? तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल, होम्योथर्मिक और पोइकेलोथर्मिक। होम्योथर्मिक विच मेंटेन their normal body temperature, सही, up to a narrow range, और which are not able to maintain their body temperature are called what? पोइकेलोथर्मिक। तो इसके एग्जांपल मैमल्स और बर्ड्स, और इसके एग्जांपल जो है हमारे पास वो है इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स सारे, और साथ में जो वर्टिब्रेट्स है उसमें आ जाते हैं फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। तो इस पर अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। रेप्टाइल्स आर डैश होम्योथर्मिक, पोइकेलोथर्मिक। तो रेप्टाइल्स आर व्हाट? पोइकेलोथर्मिक। मैमल्स आर होम्योथर्मिक। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा बेटा, दिस इज ऑन द बेसिस, ये जो कैटेगरी मैंने बनाई, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। एक दूसरा आपको बता दूं बेटा, जो हीट सोर्स है, हीट सोर्स हमारे पास दो किस्म का होता है, या तो एक्सटर्नल होगा और या इंटरनल होगा, सही। हीट, जहां से हम हीट हासिल करते हैं हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी, तो इसके लिए हीट सोर्स जो है वो क्या है बेटा? या तो एक्सटर्नल लाइक सन, सही, और इंटरनल लाइक मेटाबॉलिज्म वगैरह, या फ्रॉम द फूड डेट वी ईट, फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड डेट वी ईट। क्लियर? तो उससे हासिल करते हैं इंटरनल। अच्छा बेटा, अब एक्सटर्नल हीट जो है वो सन, इंटरनल हीट मैंने कहा हम हासिल करते हैं फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड डेट वी ईट। तो अब याद रखना, वो तमाम एनिमल जो कि ज्यादा डिपेंड करते हैं, या ज्यादा डिपेंड करते हैं किस पर? एक्सटर्नल हीट पर, तो उन एनिमल्स को हम कहते हैं बेटा एक्टोथर्मिक। क्या? एक्टोथर्मिक। वो तमाम एनिमल जो कि ज्यादा रिले करते हैं, डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट पर, तो इसको हम एक्टोथर्मिक कहते हैं। और वो तमाम एनिमल जो कि ज्यादा डिपेंड करते हैं किस पर? इंटरनल हीट जो है सोर्स पर, तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक एनिमल, सही है। तो एक्टोथर्मिक एनिमल और एंडोथर्मिक एनिमल्स। अब इसके एग्जांपल आपने याद रखने हैं कि एक्टोथर्मिक एनिमल कौन से होते हैं और एंडोथर्मिक। तो बेटा एक्टोथर्मिक एनिमल और एंडोथर्मिक, चलो पहले एंडोथर्मिक का बताऊं। तो एंडोथर्मिक में हमारे पास आ जाते हैं कौन से? मैमल्स आ जाते हैं। दूसरा आ जाता है बेटा कौन सा? बर्ड्स। क्लियर? और इसी तरह एंडोथर्मिक में आ जाते हैं बेटा ग्रेट व्हाइट शार्क, ये एक्सेप्शनल है फिश में, ग्रेट व्हाइट शार्क। और इसी तरह आ जाते हैं हमारे पास इंसेक्ट, फ्लाइंग इंसेक्ट, ये भी एक्सेप्शनल है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। क्लियर? और इसी तरह इसमें आ जाते हैं बेटा हमारे पास
कौन से? ग्रेट व्हाइट शार्क, मैमल, बर्ड्स और इसी तरह पोलर बेयर, पोलर बेयर। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? एंडोथर्मिक। और इनमें आ जाता है कौन कौन से बेटा? इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और साथ में वर्टिब्रेट्स में फिश, एम्फीबियन, एम्फीबियंस और दूसरा आ जाता है रेप्टाइल्स। क्लियर? तो वही। तो अब इनवर्टिब्रेट, ये इंसेक्ट हैं इनवर्टिब्रेट, लेकिन वो क्या है बेटा? ये इनवर्टिब्रेट है तो ये एक्सेप्शनल मैंने बता दिया कि ये एंडोथर्मिक है। इसी तरह शार्क जो है ये फिश में आता है, लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शनल है उनमें, तमाम के तमाम फिश नहीं। फिर सम फिश जो है वो हमारे पास लाइक शार्क जो है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक एनिमल। क्लियर? अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है ह्यूमन बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन किस तरह होता है, तो है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ हीट किस में? इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो थर्मोजेनेसिस, थर्मो मीन टेम्परेचर, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड व्हाट? थर्मोजेनेसिस। तो जो थर्मोजेनेसिस हमारे पास होता है ये दो किस्म का होता है बेटा। एक होता है शेवरिंग, शेवरिंग के जरिए, और एक होता है नॉन शेवरिंग। एक होता है शेवरिंग और दूसरा होता है नॉन शेवरिंग। डन? तो शेवरिंग में क्या होता है बेटा? मस्कुलर मूवमेंट होती है, सही है, इनवॉलंटरी। आपने देखा होता है सर्दियों में अक्सर कांपने लगते हो, तो दिस इज व्हाट? शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। और बेटा मेटाबॉलिकली इनसाइड जो हीट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? नॉन शेवरिंग। तो बेटा शेवरिंग तो आसान है, ड्यू टू इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ वाटर मसल, जो इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन वगैरह होता है, कंट्रैक्शन, तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? शेवरिंग। और शेवरिंग और नॉन शेवरिंग ये फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का होता है। अच्छा बेटा, नॉन शेवरिंग में फिर आपने याद रखना है ये इनसाइड जो हमारे पास फूड्स वगैरह होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म से जो हीट बनता है वो कौन सा होता है? नॉन शेवरिंग। फिर नॉन शेवरिंग में याद रखना कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए बाज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक फॉर शॉर्ट टर्म जो है होता है, और एक जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो है, नॉन शेवरिंग इफेक्ट जो है, वो प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन। और लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है नॉन शेवरिंग, तो वो कौन करता है? थायरक्सिन।
तो बेटा शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन हार्मोन, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। कौन? थायरॉक्सिन। क्लियर हो गया? ये लॉन्ग टर्म तो अगर आ जाए कि लॉन्ग टर्म हीट या थर्मोजेनेसिस, जो नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनलिन, या एड्रेनलिन प्रोड्यूस डैश शॉर्ट टर्म हीट इफेक्ट या लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। कैसे बेटा? तो इसके लिए आपको बता दूं बेटा, लेट सपोज कोल्ड टेम्परेचर में इसको डिटेक्ट किया किसने? कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट किया हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने जब इसको डिटेक्ट किया तो उसने क्या किया? उसने टीआरएफ को भेजा, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी इंटीरियर पिट्यूटरी। किसको? इंटीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ने फिर क्या किया? उसने जो है भेजा है टीएसएच, और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। किसकी तरफ? थायराइड ग्लैंड की तरफ। किसकी तरफ? थायराइड ग्लैंड की तरफ। अब थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? ये थायरॉक्सिन सिक्रीट करेगा, और थायरॉक्सिन जो है क्या करेगा? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, और जब भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी हीट प्रोडक्शन होगी। क्या होगी? हीट प्रोडक्शन होगी। दिस इज द सिंपल फेनोमेना ऑफ व्हाट? थर्मोजेनेसिस। कौन सा? नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। डन बेटा? ओके बेटा, आगे जाते हैं। थर्मोजेनेसिस के बाद बेटा एक है हीट लॉस, और दूसरा है हीट कंजर्वेशन। अच्छा बेटा, हीट लॉस हमारे बॉडी से किस तरह होता है? तो हीट लॉस के लिए याद रखना किसके जरिए? कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन के जरिए। किसके जरिए? कंडक्शन, क्योंकि आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि हीट जो है वो ट्रांसफर होता है 3 प्रोसेस के जरिए, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो अगर आ जाए बेटा, मोस्ट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन, तो बेटा रेडिएशन क्लियर हो, करेक्ट होगा। तो 50% जो होता है वो हीट लॉस किसके जरिए होता है? 50% रेडिएशन के जरिए होता है। अच्छा बेटा, हीट लॉस में फिर दूसरा एक प्रोसेस होता है, क्या? वेजो डायलेशन होती है। वेजो डायलेशन, तो वेजो डायलेशन जब होगा स्किन सरफेस पे, यहाँ पे वेजो डायलेशन होगा तो ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की तरफ ज्यादा हो जाता है। जब स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो यहां से हीट जो है लास्ट होगा। तो अब यहाँ पे हीट कंजर्वेशन में दूसरा बेटा याद रखना है, हीट कंजर्वेशन में क्या होता है? एक तो हीट कंजर्वेशन जो ह्यूमन बॉडी में स्किन में फैटी लेयर है, और ये फैटी लेयर क्या है? इंसुलेटर है, और दिस प्रिवेंट हीट लॉस कोल्ड टेम्परेचर में। सही। अच्छा, दूसरा जो है क्या होता है बेटा? वहां पे वेजो डायलेशन था, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो टुवर्ड द स्किन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इंटरनल हीट ही रह जाएगा, और हीट लॉस जो है मतलब यहाँ पे आपके पास ये कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन ये कम हो जाएंगे। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जब रिड्यूस होगा हीट अंदर ही रह पाएगा। अच्छा, दूसरे इसमें जो है हीट कंजर्वेशन में क्या होता है? गूज बम्प आते हैं, गूज बम्प्स, या इसको हम कहते हैं गूज पिंपल्स। ये क्या होते हैं बेटा? तो आपने देखा होता है, लेट्स सपोज दिस इज ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे हेयर मौजूद होते हैं। क्लियर? तो हेयर यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन सर्दी में क्या होते हैं? यहाँ पे जो मसल्स होते हैं हेयर फॉलिकल में, यहाँ पे मसल होते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं ये हेयर क्या होते हैं? ये इरेक्ट हो जाते हैं, इरेक्ट, सीधे हो जाते हैं, और दिस इज कॉल्ड व्हाट? गूज बम्प्स या गूज पिंपल।
अब यहाँ पे जब ये इरेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे एयर आ जाता है इस जगह पर। जब यहाँ पे एयर आ जाता है तो एयर क्या है, इंसुलेटर है। इट आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। तो दिस इज अनदर वे फॉर हीट कंजर्वेशन। डन बेटा। ओके बेटा, दिस इज अबाउट हीट लॉस एंड हीट कंजर्वेशन। लॉस जो है बेटा, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या रिस्पांस शो करता है, तो हाइपोथैलेमस कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या रिस्पांस शो करता है, और दूसरा जो है हॉट एनवायरनमेंट में जो है क्या रिस्पांस शो करता है। तो बेटा बात करेंगे हाइपोथैलेमस के। ये हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या है, थर्मोस्टेट की तरह है। थर्मोस्टेट जिस तरह एसी वगैरह में होता है, जब भी टेम्परेचर ज्यादा, तो ह्यूमन थर्मोस्टेट अगर आ जाए, द थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, इंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, तो बेटा दिस इज व्हाट हाइपोथैलेमस, ह्यूमन थर्मोस्टेट। अच्छा, थर्मोस्टेट असल में क्या होता है, इस पर हम फिक्स कर लेते हैं एक टेम्परेचर को। जब भी वो टेम्परेचर उससे बढ़ेगा तो ये उसको डिक्रीज करेगा, सही है। और जब भी क्या होगा, वो टेम्परेचर उस नैरो रेंज से डिक्रीज होगा, ये उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसी तरह हाइपोथैलेमस भी। तो हाइपोथैलेमस जो है अब जो रिस्पांस शो करता है, सही, रिस्पांस इज हाइपोथैलेमस के रिस्पांस इज है ना कोल्ड टेम्परेचर में। कोल्ड टेम्परेचर में इसके रिस्पांसेस क्या होते हैं, और रिस्पांसेस इसके है ना हॉट या वार्म टेम्परेचर में, सही है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड टेम्परेचर में ये क्या काज करेगा, तो बेटा ये काज करेगा वेजो शाबाश। कोल्ड टेम्परेचर में जो इसका रिस्पांस है उनमें क्या होगा बेटा, शाबाश। तो कोल्ड टेम्परेचर में सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है ये डिफरेंट जो रिस्पांसेस शो करता है, उनमें से सबसे पहले क्या होगा बेटा, तो डिक्रीज या इनहिबिट स्वेटिंग को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, हीट लॉस होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड है, हमने हीट कंजर्व करना है, सही है। अच्छा, दूसरा जो क्या करेगा, इनहिबिट पेंटिंग इज, बेटा आपने कुत्ते को देखा होगा, उसमें हमारे पास स्वेट ग्लैंड नहीं होते उसके स्किन में, और क्या करते हैं वो किसके जरिए, टंग के जरिए स्वेटिंग करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंटिंग। तो ये भी बस आपके पास एक स्वेटिंग है, सही है। इनहिबिट करता है स्वेटिंग को, पेंटिंग को। दूसरा क्या करेगा, ये जो है इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इंक्रीज व्हाट, मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो हीट क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, सही है। तो ये तीन जो है यहाँ पे रिस्पांसेस इन कोल्ड टेम्परेचर। अब इसके अपोजिट जो रिस्पांसेस इन हॉट टेम्परेचर, तो बेटा इंक्रीज स्वेटिंग को ज्यादा करेगा, सही है, उसके अपोजिट। और दूसरा जो है डिक्रीज मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो दीज आर द एक्सेट्रा, these are the some responses which are shown by what hypothalamus in response to hot temperature, और यहाँ पे in response to cold temperature। क्लियर। अच्छा बेटा, लास्ट वन एक टॉपिक, और वो क्या है, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया किसे कहते हैं, फीवर को कहते हैं। अच्छा बेटा, पायरेक्सिया जो है इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इट राइज। तो है पायरेक्सिया में क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडीज टेम्परेचर राइज अबव नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है, सही। अब जब राइज हो जाता है पायरेक्सिया में नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो उस वक्त आपको बता दूं बेटा, हम फिर ड्रग्स वगैरह दे देते हैं, सही है, इस टेम्परेचर को लो करने के लिए। अच्छा, पायरेक्सिया में क्या होता है, तो पायरेक्सिया के फायदे भी है, नुकसानात भी है। तो फायदा तो ये है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा,
ये पायरेक्सिया क्यों होता है? जब भी बैक्टीरिया वगैरह आपके बॉडी में एंटर हो जाते हैं, सही, तो उस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, सही, कंट्रोल करने, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कि वो ज्यादा ग्रोथ ना करे, डिवीजन ना करे, उसकी रिस्पांस पर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो जो पायरेक्सिया है बेटा, अगर ये बताऊं ये है बैक्टीरियो, ये डिश शो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट, बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो करता है। बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट, बैक्टीरियोस्टेटिक मीन इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सही। अच्छा, अब ये तो इसका एक फायदा हो गया। दूसरा क्या, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट कर लेता है पायरेक्सिया। तो इम्यून सिस्टम हाई टेम्परेचर पर जब एक्टिवेट होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो वो भी क्या करेंगे, किल करेंगे किसको, बैक्टीरिया को, इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, फिर नुकसान क्या है बेटा, हाई टेम्परेचर पर हमारे जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं या एंजाइम्स वगैरह, उसकी फंक्शन जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, सही है। क्योंकि आपको तो पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम बेस्ट वर्क कर सकते हैं, उससे अबो या बिलो जब जाएगा तो उसकी एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम एंटीपायरेटिक ड्रग देते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं, लाइक, तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स, अब ये अक्सर में आ जाता है कि एंटीपायरेटिक ड्रग डैश द इम्यून रिस्पांस, शाबाश बच्चिया, इम्यून रिस्पांस को आप क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग तो पायरेक्सिया को लो कर देता है, मतलब टेम्परेचर लो कर देता है, पायरेक्सिया खत्म कर देता है। लेकिन अब ये एंटीपायरेटिक ड्रग जो है डैश द इम्यून रिस्पांस, तो ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी चलो स्टेबलाइज, डी नन। तो बेटा एंटीपायरेटिक ड्रग फीवर को डिक्रीज करता है, खत्म करता है। जब फीवर खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो इम्यून रिस्पांस क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। क्योंकि मैंने कहा था अभी आपसे कि हाई टेम्परेचर पर इम्यून रिस्पांस हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और लो टेम्परेचर पर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एंटीपायरेटिक ड्रग रिड्यूस और डिक्रीज द इम्यून रिस्पांस। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस, क्लियर। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्केलेटन, सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर, इंशाल्लाह उस पर फिर बात होगी। थैंक यू सो मच।